हाँ, ठीक है। थ्योरी वाइज कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी वाइज कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें एक कलर कोड, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या है? और है टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं मुझे याद दिलाओ, एक बार लिख लेते हैं तो इनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 मिनट के टॉपिक है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं? हाँ 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 हाँ, गुड। थेवेनिन्स थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। और क्या है? वैन डे ग्राफ जनरेटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले बताओ, पहले इनको जल्दी जल्दी करोगे। इसके अलावा कुछ है? सोचो, याद करो, बताओ अगर कुछ है तो। ओके। ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यूटी में अभी टेम्परेचर डिपेंडेंस और कलर कोड रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की टॉपिक्स है, उनको मैंने जानबूझ के स्किप किया था कि वो समझने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थेवेनिन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम सबसे पहले। ये सारे थ्योरम्स जो अभी डिस्कस कर, तुम्हारे कोर्स में तो सिर्फ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सिर्फ तुम्हारे कोर्स में है, और सुपरपोजिशन थ्योरम शायद नहीं है। उसको चेक कर लेना तुम लोग एक बार, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट मॉडिफिकेशन, नीट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या हुआ एक बार चेक कर लेना। सुपरपोजिशन थ्योरम शायद नहीं है, और थेवेनिन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम चाहो तो इनको यूज करना सर्किट सॉल्विंग में, चाहो तो ना करना, वो तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो एक बार एटलीस्ट तुमने देखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट्स में सुपरपोजिशन थ्योरम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। लेट अस से हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, ठीक, एक बैटरी है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, और यहाँ पे एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी, बैटरी, रेजिस्टर, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सर्किट का हमने क्लास में सॉल्व किया है। वहां पे दोनों बैटरीज जो थे ना सेम ईएमएफ के थे, और सर्किट सिमेट्रिकल थी वहां पर। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ये 5 वोल्ट है, अगर ये भी 5 वोल्ट हो, और ये जैसे कुछ भी मान लो 10 ओम है, ठीक है, और ये भी 10 ओम हो, है ना, और ये 20 ओम हो। अगर ऐसा सर्किट है, ऐसे सर्किट को सॉल्व करना तो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिमेट्री से तुम बोलोगे यहाँ पे अगर हम आई मान रहे हैं, यहाँ पर भी आई होगा, और बीच वाले ब्रांच में 2i होगा, एक ही वेरिएबल आएगा, किसी भी एक लूप में केवीएल लिखो, जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका है सॉल्व करने का कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
जिसमें कि एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, सॉल्व करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर। इस मिडिल ब्रांच से कितना करंट पास हुआ है। अब मैं थोड़ा ये वैल्यूज चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा, लेट अस से 10 वोल्ट है और क्या करना चाहिए, एक सेकेंड में थोड़ा सा वैल्यूज में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। दिस इज से 2 ohm and this is 3 ohm, this is 6 ohm and this one is ठीक है, रहने दो, इसको भी 3 रखते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। अब इसमें 6 ओम के अक्रॉस हमें पूछा गया है कि कितना करंट पास करेगा। तो जनरल सेंस में सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट तो तुम्हें पता है, सुपरपोजिशन थ्योरम इससे पहले कई बार हम अप्लाई कर चुके हैं। जनरल सेंस में सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा कॉज है, ठीक है, तो इस सिस्टम पे कॉज का इफेक्ट देखने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले कॉज का देखो इफेक्ट क्या है। मान लो पहला कॉज कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फिर ये पहला कॉज एब्सेंट है, इंडिविजुअली सिर्फ दूसरा कॉज आता है, दूसरे कॉज का इफेक्ट कुछ दूसरा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉजेस सिस्टम पे साथ साथ एक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो इफेक्ट होगा ना, वो दोनों कॉजेस के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के सम के इक्वल होगा। ये जनरल सेंस में ऐसा ही कह सकते हैं ना, सुपरपोजिशन थ्योरम का यही मतलब है। ठीक है, मान लो कि मान लो कोई भी एग्जांपल सिंपल सा लेने की समझ सकते हो। मान लो ये तो मिस्टर ए है, ये बी है। अगर ए रूम में आता है तो पेंटिंग करता है, ठीक है, और मान लो बी रूम में आता है तो वो कुछ और करता है, मान लो कुकिंग करता है। तो अगर दोनों साथ में आएंगे तो कुकिंग एंड पेंटिंग साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है, समझने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये है। ठीक है, तो सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि अगर हमारे सर्किट में एक से ज्यादा सोर्सेज हैं तो इन सोर्सेज का इफेक्ट देखने के लिए हम इंडिविजुअली पहले सोर्स का इफेक्ट देखेंगे, इंडिविजुअली दूसरे सोर्स का इफेक्ट देखेंगे, और फिर दोनों दोनों सोर्सेस की वजह से इफेक्ट्स का जो सम होगा ना, वही फाइनल मतलब रिजल्टेंट वैल्यू होगी इफेक्ट की या आउटपुट की हमारे सर्किट में, जब दोनों सोर्सेस साइमल्टेनियसली हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। यहाँ पे सोर्स का मतलब होगा या कॉज का मतलब होगा वोल्टेज, कोई पावर सोर्स। तो हमारे पास सर्किट में अभी हमने जितने भी सर्किट्स डिस्कस किए हैं उसमें पावर सोर्स का सिर्फ बैटरी होती थी, ठीक है, बैटरी ही पावर सप्लाई करती थी हमारे सर्किट में। हम दूसरे टाइप के सोर्सेज अभी डिस्कस नहीं किए। ठीक, करंट सोर्स भी होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स होता है वैसा कांस्टेंट करंट सोर्स भी होता है। लेकिन अभी करंट सोर्स वाले सर्किट्स हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स वाले सर्किट डिस्कस करने हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है और हमें मान लो किसी ब्रांच में करंट देखना है, तो हम पहले सिर्फ फर्स्ट बैटरी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट बैटरी को कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले को इग्नोर करेंगे। हम मानेंगे कि हमारी सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी लगी हुई है। और अगर सर्किट में एक ही बैटरी लगी हुई होती है तो सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, हम एक ही बार में देख करके हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ पहली बैटरी लगा करके
6 ओम में करंट पता करेंगे। उसके बाद फिर पहली बैटरी को मानेंगे कि नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मानेंगे कि दूसरी बैटरी लगी हुई है, पहली बैटरी को इग्नोर करेंगे। अब दोबारा 6 ओम में करंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद बोलेंगे कि अगर दोनों बैटरी साइमल्टेनियसली कनेक्टेड हैं तो फिर 6 ओम में जो करंट होगा वो इन दोनों की वजह से जो इंडिविजुअली 6 ओम में करंट्स फ्लो कर रहे थे उन करंट्स के सम के इक्वल होगा। मतलब सिर्फ 10 वोल्ट की वजह से अगर 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा था, सिर्फ 5 वोल्ट की वजह से अगर 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा था, ठीक है, समझाने के लिए। तो 5 और 10 वोल्ट अगर दोनों एक्ट कर रहे हैं हमारे सर्किट में, तो 6 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो 1 + 2 3 एम्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले हम सिर्फ 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में और करंट देख रहे हैं। सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, फिर करंट देख रहे हैं। और हम दोनों 5 और 10 की वजह से जो करंट की वैल्यूज है उनको ऐड कर देंगे, यही टोटल करंट 6 ओम में फ्लो करेगा अगर दोनों बैटरी साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है तो। सिंपल है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट अस कनेक्ट, मतलब हमें पहली बार ना सिर्फ एक बैटरी लगानी है, मतलब इस सिर्फ एक बैटरी का इफेक्ट देखना और दूसरी बैटरी को इग्नोर करना है। ठीक है, हम मान रहे हैं दूसरी बैटरी कनेक्टेड नहीं है हमारे सर्किट में। दूसरी बैटरी हमारे सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। अगर दूसरी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा? इस पार्ट को हम क्या करेंगे? बताओ। अब यहाँ पे तुम लोगों का IQ टेस्ट होगा फिर से। हमें एक बैटरी लगाना है, एक बैटरी नहीं लगानी है। मतलब एक बैटरी को कनेक्ट करना है और दूसरी बैटरी को इग्नोर करना है, दूसरी बैटरी का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? बताओ, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होना चाहिए? ठीक है, देख रहा हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अभी तुम लोग ज्यादातर लोग यहाँ पर यूनानिमसली वोट कर रहे हो एक ही आंसर को। सॉरी, इस बार हमें यहाँ पे 5 वोल्ट लगाना है। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, ये कोई वायर है, ठीक है। अब इसके बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले इस वायर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 0 था। बैटरी लाते हैं तो बैटरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाती है। बैटरी का काम है जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, पहले उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बैटरी लगाने के बाद ये बैटरी क्या करती है, इन दोनों को सेम पोटेंशियल पर अब नहीं रहने देती है, वो इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का एक सोर्स होता है, वो होता है करंट सोर्स। उसको सिंबॉलिकली हम यू ड्रॉ करते हैं। जैसे बैटरी को वोल्टेज सोर्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं कि प्लस माइनस, ऐसे करंट सोर्स को सर्कल बना के ये एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये 10 वोल्ट का होने का मतलब है कि करंट इस ब्रांच से कुछ भी फ्लो कर सकता है। यहाँ से करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा सर्किट पर। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो हमेशा 10 वोल्ट रहेगा। वोल्टेज सोर्स का मतलब यही होता है ना, बिल्कुल इसी तरह का करंट सोर्स होता है। और मान लो ये करंट सोर्स 10 एम्पेयर का है, तो 10 एम्पेयर के करंट सोर्स का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, वो पता नहीं है, वो सर्किट डिसाइड करेगी।
ठीक है, लेकिन इस ब्रांच में ये जो सोर्स है हमेशा 10 एम्पेयर करंट ही पास कराए। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना तो आसान है, जैसे बैटरी यूज कर लिया या कैपेसिटर भी बना लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो हमें चार्जेस को सेपरेट कर देने हैं। तो चार्जेस की वजह से दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम करंट सोर्स कैसे क्रिएट करते होंगे? ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑब्वियस क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो हम करंट सोर्स कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ताकि बिल्कुल भी तुम्हें एब्सर्ड ना लगे कि करंट सोर्स तो बना ही नहीं सकते। वोल्टेज सोर्स तो बना सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज फिक्स कर सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग करंट डिसाइड होगा, लेकिन करंट फिक्स कर दें, ठीक है, वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं और अलग-अलग नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और इन ट्रांजिस्टर्स के नेटवर्क्स को यूज़ करके हम करंट सोर्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और ये करंट सोर्स चाहे दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कुछ भी हो, लेकिन ये करंट सोर्स अश्योर करता है कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये जो करंट सोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि उसी लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो वोल्टेज की रेंज होती है ना, वो बहुत कम होती है, 5 वोल्ट से कम होती है, 12 वोल्ट से कम होती है। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वो हाई वोल्टेज डोमेन में आता है, उसमें वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जो करंट सोर्स है वो जनरली हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ही मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। ठीक है, एनीवे अभी वो कैसे आया वो सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो वो अपने ब्रांच में 10 एम्पेयर करंट हमेशा फ्लो कराए। ठीक है, तो अगर तुम्हें बोला जाए कि ये जो करंट सोर्स है ना, इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो अगर करंट सोर्स का इफेक्ट नलीफाई करना है, तो करंट सोर्स का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम बोलते कि इस करंट सोर्स को हटाने का मतलब है कि इसको ओपन सर्किट हम करेंगे, क्योंकि करंट करंट सोर्स आके कर क्या रहा है, ब्रांच में 10 एम्पेयर फ्लो करा रहा है। अगर करंट सोर्स नहीं होगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करने का मतलब होता है ओपन सर्किट। ठीक है, लेकिन वोल्टेज सोर्स का क्या काम है? वोल्टेज सोर्स का काम है कि दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्रिएट करना। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को नलीफाई करना है, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज जीरो हो जाए। ठीक, वोल्टेज जीरो होने का मतलब है, करंट जीरो होने का मतलब होता है ओपन सर्किट, और वोल्टेज जीरो होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। मतलब ऐसा है जैसे यहाँ पे वो वोल्टेज सोर्स है ही नहीं। ठीक है, ओके, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें एक सर्किट दिया गया था, दो सेल्स लगी हुई थी, मिडिल ब्रांच में 6 ओम के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना था। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, हम बोलते हैं कि पहले सिर्फ अज्यूम करते हैं 10 वोल्ट लगा हुआ है और 5 वोल्ट का इफेक्ट नेगलेक्ट इग्नोर करते हैं। ठीक है, और सिर्फ 10 वोल्ट सर्किट में सिर्फ 10 वोल्ट लगे होने की वजह से 6 ओम के अक्रॉस करंट पता करते हैं। ठीक है, लाइक वाइज सिर्फ 5 वोल्ट सेल के कनेक्ट होने की वजह से 6 ओम में करंट पता करते हैं। ठीक है, दोनों सेल्स की वजह से इंडिविजुअल करंट्स अगर हमें पता चल गए तो दोनों को ऐड करके टोटल करंट की वैल्यू हमारे ओरिजिनल सर्किट में कितनी फ्लो करेगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पता लगाओ, पहले पहले सिर्फ 10 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं, और 5 वोल्ट को नहीं कनेक्ट करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 10 वोल्ट की वजह से हम पता लगाना चाहते हैं कि 6 ओम में कितना करंट पास होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब तो एक ही सर्किट है ना, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अगर सर्किट को देखोगे, ये बहुत सिंपल सी सर्किट है, जिसमें एक ही बैटरी है। ये 3 है, ये 6 ओम है, 3 ओम है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है। ऐसा ही है ना, 10 10 वोल्ट, दिस इज 3 6 एंड 3 ओम। इसको थोड़ा रीड्रॉ अगर करेंगे तो रीड्रॉ करने के बाद ये सर्किट कैसा दिखेगा?
3 और 6 पैरेलल में है 2 ओम, 2 और 3 सीरीज में है 5 ओम। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है ना, टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है। गुड, ये 10 वोल्ट है और ये 5 ओम है, तो इससे करंट कितना पास करेगा, बैटरी से कितना करंट निकलेगा बताओ। बैटरी से 2 एम्पेयर करंट निकलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 एम्पेयर करंट निकला है, इसमें से 6 ओम में कितना जाएगा, 3 ओम में कितना जाएगा। करंट डिवीजन रूल, 1:2 का रेशियो 2:1 में डिवाइड करो, कितना कितना करंट पास करेगा, कितना कितना, ये जाएगा 4/3 एम्पेयर, इसमें ज्यादा करंट होगा, और नीचे वाले ब्रांच में 2/3 एम्पेयर। चेक करो। ठीक है, तो 6 ओम के अक्रॉस 2/3 एम्पेयर करंट पास करेगा अगर हम सिर्फ 10 वोल्ट की बैटरी अपनी सर्किट में लगाते तो। अब आ जाते हैं दूसरी बैटरी पे। तो अगर सिर्फ 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे और 10 वोल्ट की नहीं कनेक्ट करेंगे, तो ये 10 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं, 5 वोल्ट को लगा रहने देते हैं, और रेजिस्टेंस तो है ही। इस तरह से हमें पता करना है कि इस सर्किट में 6 ओम से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं दूसरे बोर्ड में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा देखना आसान हो। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे और एक रेजिस्टर है। ये बैटरी इस बार 5 वोल्ट की है, 3 ओम, 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कितना कितना 3 6 3, और बैटरी है इस बार 5 वोल्ट की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इस बार 6 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे, 2 ओम, 2 और 3 सीरीज में आ जाएंगे 5 ओम। तो फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 5 ओम होगी, लेकिन इस बार वोल्टेज 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो करंट कितना पास करेगा, इसको डायरेक्टली लिख दूं 1 एम्पेयर। ठीक है, तो 1 एम्पेयर जैसे इस जंक्शन पे आएगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, कितना कितना करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1, तो 1:2 में करंट फ्लो करेगा। 1:2 का मतलब है 1/3 एम्पेयर, और ये 2/3 एम्पेयर। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि 10 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग कितना करंट पास कर रहा है, 2/3। 5 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग कितना करंट पास कर रहा है, 1/3। तो टोटल करंट अक्रॉस 6 ओम ये कितना होगा बताओ, 2/3 प्लस 1/3 विच इज 1 एम्पियर। मतलब कि हमारे ओरिजिनल सर्किट में कितना करंट पास कर रहा होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अगर तुम केसीएल की विल नहीं लगाना चाहते, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सुपरपोजिशन अप्लाई किया ये ज्यादा डिफिकल्ट है, केसीएल की विल ज्यादा आसान है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अप्लाई कर सकते हो, केसीएल की विल से ही सॉल्व कर सकते हो, सुपरपोजिशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ और बताना है, कुछ और पूछना है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम की अच्छी बात ये है कि अगर इस 6 ओम में मुझे करंट निकालना होता, तो मैं मेंटली ही कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके मैं सोचता कि ये वाला नहीं है, तो टोटल करंट निकाल लेता 6 ओम में। उसी तरह से 5 वोल्ट को इग्नोर करके 10 की वजह से कैलकुलेट कर लेता और ऐड करके बता सकता था। एनीवे अच्छा, हाँ हाँ, चलो मैंने 6 ओम के अक्रॉस तो करंट कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम, ये तो फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग 5 वोल्ट बैटरी, इस वाले ब्रांच में कितना करंट पास करेगा, ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट पास करेगा बताओ। ये तुम्हारे पास दोनों इंडिविजुअल सोर्सेस की वजह से सर्किट गिवन है, कितना 3 में कितना पास करेगा और किधर पास करेगा, गुड गुड, किधर, किधर की तरफ,
जल्दी जल्दी जल्दी। अरे हाँ वेरी गुड। देखो, अगर सिर्फ 10 है तो कितना करंट पास करे? 4/3 राइट में। सिर्फ 5 है तो कितना करंट पास करे? इधर की तरफ 1 एम्पेयर। तो ऑब्वियसली नेट करंट जो पास करेगा वो इधर की तरफ 1/3 एम्पेयर पास करेगा। यही तुम्हारा आंसर होगा, 4/3 -1, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 एम्पेयर है, इसको तुम देख नहीं रहे हो। 3 ओम में 1 एम्पेयर पास कर रहा है इफ द 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। ओके ओके ओके, होपफुली तुम सुपरपोजिशन थ्योरम समझ गए हो। नेक्स्ट है थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारे इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व कर चुके हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है। लेकिन इक्विवेलेंट का जो स्टोरी है वो यहीं पे नहीं रुकती है। हम हर तरह के जनरल नेटवर्क के लिए भी इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जनरल नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? पहले इस तरह से सोचो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें सारे एलिमेंट्स रेजिस्टिव है, ठीक है, मतलब रेजिस्टर, कंप्लीट रेजिस्टर नेटवर्क है, उसको हटा के एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, वो एक रेजिस्टर वही काम करेगा जो ये पूरा रेजिस्टर का नेटवर्क करता। हमारे पास अगर कोई प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क है, मतलब सारे एलिमेंट्स कैपेसिटर्स हैं, इसको हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, ये एक कैपेसिटर वही काम करेगा जो कि ये पूरा कैपेसिटर का नेटवर्क करता। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टर और कैपेसिटर है, ठीक है, तो अब या रेजिस्टर कैपेसिटर को छोड़ो, उसमें अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट या सर्किट का पार्ट है, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई, लेट अस से एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे भी रेजिस्टर है, यहाँ पे भी रेजिस्टर, ये बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना, अभी जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड क्या है पता है? वो तो केसीएल केवीएल है। दूसरा मेथड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड है, कल ही बताया, एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे? गुड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये कल सॉल्व किया ना ऐसा, मतलब इन दोनों, ये ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला जो ब्रांच है, एक्चुअली ये जो सर्किट है ना कुछ ऐसी है, ये 5 वोल्ट वाला ब्रांच है, ये 10 वोल्ट वाला ब्रांच है, और इन दोनों के साथ यहाँ पे 6 ओम की बैटरी लगी। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट सेल बना दो, और फिर डायरेक्टली तुम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट, उससे भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम आंसर वेरीफाई करना। जिन लोगों को, अच्छा कितने लोग हैं तुम लोगों में से जिनको कि सबसे आसान इक्विवेलेंट सेल वाला मेथड लगे? सबसे आसान इक्विवेलेंट सेल वाला मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई ऐसा है? नहीं है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। या ऐसा हो सकता है भी क्योंकि कल ही बताया, उसको तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम्हें टफ लग रहा है। वरना इक्विवेलेंट सेल वाले मेथड से जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगता, तो मैं यही मानता कि उसे फॉर्मूला याद करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फॉर्मूला याद किया, अप्लाई किया और सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इधर आ जाओ। या ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है ना, चलो रहने दो। कई बार हम चाहते हैं कि ये नीचे वाला पार्ट है ना सर्किट का, इस कंप्लीट पार्ट को हम रिप्लेस करें सिंगल, अच्छा इसमें बैटरी भी है और इसमें रेजिस्टर भी है, तो अगर हमें इस कंप्लीट पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करने के बाद
ये रिप्लेस होकर के एक बैटरी बनेगी और एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम बताता है कि ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें कि रेजिस्टर्स और सेल्स कनेक्टेड है तो ऐसे नेटवर्क को हम हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से और एक रेजिस्टर से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, बहुत सारी बैटरीज हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ ए और बी के बीच में जो जो ये एनसर्कल्ड पार्ट है सर्किट का, ए और बी के बीच में जो ये कंप्लीट सर्किट का पार्ट है, इसको हम हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ एक बैटरी से और एक रेजिस्टर इन सीरीज से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि उस एक बैटरी की ईएमएफ कितनी होगी और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ पे तो तुम्हें लग रहा होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी सर्किट, यहाँ पे मान लो और एक बैटरी है और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है, ये पूरा नेटवर्क ना हम रिप्लेस कर सकते हैं हमेशा एक बैटरी से और एक रेजिस्टर से इन सीरीज। इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा तुम देखोगे कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने में कई बार अगर हम इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो सर्किट को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक, उसका एग्जांपल भी अभी दूंगा, लेकिन अभी तुम बस इतना सोचो कि इक्विवेलेंट बैटरी की इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इस ईएमएफ या रेजिस्टेंस का नाम हम रखते हैं, ये कहलाता है थेवेनिन्स वोल्टेज और ये कहलाता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम किसी भी नेटवर्क के लिए थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझो। ये तुम्हारे, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो तो कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल्स दूंगा जो कि पिछले साल भी शायद आए हैं या आए हैं इससे पहले नीट में, जिनको कि तुम, या इनके अलावा भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको कि तुम थेवेनिन्स थ्योरम से बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर लेते। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। हम एक छोटा सा सर्किट ले लेते हैं। सर्किट लेटेस्ट से कुछ ऐसा है, ये हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का है। सिंपल ही रखते हैं सर्किट। ठीक है, और ये ए और बी, इसके बाहर यहाँ पे ऐसे करके और भी पूरा नेटवर्क है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस कंप्लीट नेटवर्क को हमें रिप्लेस करना है सिंगल बैटरी से। ठीक है, ये लास्ट थ्योरम है तुम्हारा, तो थोड़ा पेशेंस रखो। तुम सोचोगे कितने दूर तक हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये लास्ट है। तो इस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल बैटरी से ऑफ वोल्टेज थेवेनिन्स वोल्टेज इक्वल टू थेवेनिन्स वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो हमें पता करना है कि अगर मान लो ये वैल्यूज गिवन है, लेटेस्ट से दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, फेवरेट वैल्यू मेरी, और ये लेटेस्ट से 1 ओम है, 1 ओम है, सिंपल रखते हैं सर्किट को 1 ओम। ठीक है, ओके, तो अगर इस पूरे नेटवर्क को हमें रिप्लेस करना है एक बैटरी से एक रेजिस्टर से, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी और थेवेनिन्स वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बताता हूँ। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है कि फाइंड द Thevenin's resistance is nothing
but equivalent resistance between the two terminals, यहाँ पे A और B, ठीक है, equivalent resistance between A and B, find equivalent resistance between the two terminals after short circuiting every voltage source, after short circuiting every voltage source. अगर करंट सोर्स होता तो उसको हमें ओपन सर्किट करना होता, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स से मतलब है, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स है ना, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड कहता है कि तुम्हारे सर्किट में जितनी भी बैटरी लगी हुई हैं, उन सारी बैटरीज को तुम शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है, उन सारी बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दो। मतलब इसको भी तुमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर, जैसे ही तुम बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करो सारी बैटरीज को, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करके ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यही थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, सिंपल है। इस केस में बताओ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इस एग्जांपल में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? गुड, यहाँ पे आर नहीं है, 1 1 1 है, तो 10/7 कैसे आएगा? नहीं देखो, यहाँ पे हमारे पास तो क्वेश्चन में कहा गया ये एक बैटरी है, यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ बैटरी को हटाना है, ये यहाँ पे ऐसे बैटरी है, मैं बैटरी देख लेता हूँ, 10 और 5, हाँ ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, ठीक है। तो जब तुम्हें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये जो भी बैटरी लगी हुई है ना, इनको शॉर्ट सर्किट कर दो, यहाँ पे इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब तुम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो तुम बोलोगे 1 और 1 सीरीज में, 2 और 2 और 1 पैरेलल में, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? वो आएगी 2/3 के इक्वल। मतलब कि जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू हो गई 2/3, ठीक है। थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने का तरीका है, अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान में रहे कि ये जो हमने नेटवर्क एक्चुअली बनाया हुआ है, ये किसी लार्जर सर्किट का पार्ट है। ये ए और बी पॉइंट्स ये डिस्कनेक्टेड नहीं है एक्चुअल सर्किट में, ये इसके ये किसी बाकी एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। हम सिर्फ सर्किट के एक पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम एक बैटरी एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो ए और बी के बीच में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल गया। अब उसके बाद थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने का मेथड और भी आसान है। थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि कंसीडरिंग, हालांकि है नहीं ए और बी, हालांकि ये सर्किट का पार्ट है, लेकिन तुम्हें कंसीडरिंग या अज्यूमिंग ए एंड बी टू बी ओपन सर्किटेड, मतलब अब अज्यूम करो कि ये जो ए और बी है ना, ये सर्किट के दूसरे पार्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब जिस पार्ट के लिए हमें इक्विवेलेंट निकालना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है, उस पार्ट को आइसोलेट कर दो, और आइसोलेट करने के बाद ए और बी के बीच में बस वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर दो, ए से बी तक ट्रैवल करो और देखो वोल्टेज डिफरेंस कितना है, जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वही ए और बी के लिए थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाएगा,
ठीक है। हाँ, अब ऐसा मतलब ये जो इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज, ये तो मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है कि 100% इस नेटवर्क को रिप्लेस करने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ही होगी। तो वो तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए हम केसीएल केवीएल ही यूज करते हैं। बिल्कुल केसीएल केवीएल से प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों का इफेक्ट कंप्लीट सर्किट में वही होगा जो कि इस पूरे नेटवर्क का हो। वो हम प्रूव कर सकते हैं, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ 100% प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं बस मेथड बता रहा हूँ कि इसको रिप्लेस करने के बाद अगर तुम्हें एक बैटरी लगानी है, एक रेजिस्टेंस लगानी है, तो बैटरी की वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो बैटरी की जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करने का तरीका है कि ए और बी को अज्यूम करो कि ये जो नेटवर्क है ना, ये आइसोलेटेड है, तो इसके साथ कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अब तुम ए और बी के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, तो जो भी ए और बी के बीच का वोल्टेज आएगा वही थेवेनिन्स वोल्टेज होगा, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करो, ए और बी के बीच में अभी वोल्टेज कितना है, अगर ए और बी को ओपन रखते हैं तो। ओपन का मतलब यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है। Assuming A and B to be open circuited, find the voltage difference। वोल्टेज बोल दिया तो वोल्टेज का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज डिफरेंस भी बोला तो कोई बात नहीं। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। इस बार हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस तो निकाल लिया है, उसको हटाओ। हमें कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कहता है कि अज्यूम ऐसा करो कि ये दोनों पार्ट बिल्कुल, मतलब ये जो सर्किट है ना, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। तो जैसे ही आइसोलेट करोगे ना, तो तुम बोलोगे हमारा जो सर्किट है उसमें तो एक ही लूप है, और एक ही लूप होने का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो करेगा। और करंट कैसे फ्लो करेगा, तुम सोचोगे 10 वोल्ट की वैसे यूं फ्लो करना चाहिए, 5 की वैसे यूं, 10 स्ट्रॉन्ग है तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो करे इधर की तरफ। करंट की वैल्यू कितनी होगी जरा बता सकते हो, केवीएल लिखो, या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी, वोल्टेज देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितना है, दोनों वोल्टेज की पोलैरिटी ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट लेते हैं तो टोटल वोल्टेज होगा 5 वोल्ट, ठीक है। ये +10, इधर 10 और इधर 5, तो नेट वोल्टेज 5 होगा, और रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3 हो। तो जो करंट होगा 5/3 एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, दैट इज current flowing in this loop is 5/3 ampere in the direction of, in the direction favoring the polarity of 10 volt battery, 5/3 ampere। अब ए से बी का वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किसी भी ब्रांच से, एक काम करते हैं हम नीचे वाले ब्रांच से ट्रैवल करते हैं, 5/3 नीचे वाले ब्रांच से ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से रजिस्टर के क्रॉस जाते हैं, तो क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -IR, तो -IR इज 5/3। फिर उसके बाद बैटरी के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, फिर से फॉल होगा -5, ठीक है। तो ये VAB की वैल्यू जो होगी, नहीं नहीं, ये VBA है, तो मतलब पोटेंशियल चेंज की जो वैल्यू होगी, वो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना, 20/3, ठीक है। तो VAB की वैल्यू है 20/3। इसका मतलब है कि थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू 20/3 की इक्वल होगी। इसका मतलब है कि हमारी सर्किट कहाँ है, कहाँ चला गया,
हाँ ये ऐसा नहीं। तो थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है? 20/3 वोल्ट। ये पूरा नेटवर्क रिप्लेस कर सकते हैं 20/3 वोल्ट की बैटरी से और 2/3 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे हर बार थेवेनिन्स वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस? कैलकुलेट कर लोगे? तो एक एग्जांपल मतलब सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, मुझे याद दिलाना। कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये बैटरी का कॉम्बिनेशन तुम्हें दिया था 10 वोल्ट 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम थी, है ना? ये है 10 वोल्ट। ऊपर वाली बैटरी कितने की थी याद दिलाओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? मुझे ये याद दिलाओ कि ऊपर वाली जो बैटरी थी वो 10 थी या 5 थी? गुड। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेल से और एक बैटरी से, सॉरी एक रेजिस्टर से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो 7.5 वोल्ट था और ये 1 ओम था। इसको चेक कर लो। ये हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वाले मेथड से नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, इन दोनों से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ 7.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या ए और बी के बीच के नेटवर्क को हम थेवेनिन्स थ्योरम से भी बिल्कुल सेम वोल्टेज और सेम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके मुझे बताओ कि इस कॉम्बिनेशन के लिए थेवेनिन्स वोल्टेज कितना होगा और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। ए और बी के बीच में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? ए और बी को मतलब सारे वोल्टेजेस को शॉर्ट कर दिया। अब ये रेजिस्टर सर्किट बन गया। यहाँ पे दो रेजिस्टर है, पैरेलल में है, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ गई। ठीक है, अब उसके बाद थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस तो सही आ रहा है, हम चेक कर लिए, लेकिन चेक करते हैं कि थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा। थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो थेवेनिन वोल्टेज का तरीका है, इसको आइसोलेटेड मानो। आइसोलेटेड मानेंगे तो यहाँ पे दो ही बैटरी हैं, ये 10 वोल्ट इधर से है, 5 वोल्ट इधर से है, तो नेट वोल्टेज 5 है और नेट रेजिस्टेंस कितना है? नेट रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा और करंट होगा 5/4, 5/4 एम्पियर। ठीक है, तो किसी भी ऊपर नीचे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ऊपर वाले ब्रांच में ही ट्रैवल करते हैं, तो पहले -10, ठीक है, उसके बाद फिर से करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो राइज होगा। प्लस प्लस कितना? 5/4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5/2। ठीक है, तो ये -7.5 है। ए से बी आने में 7.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। ए और बी के बीच का वोल्टेज 7.5 वोल्ट है, इसका मतलब थेवेनिन वोल्टेज 7.5 वोल्ट है। तुम देख सकते हो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट से भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ रहे थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो इक्विवेलेंट सेल वाला मेथड है वो सिर्फ ऐसे केसेस में अप्लाई होगा जहां पे सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में पैरेलल में। ठीक है, लेकिन थेवेनिन थ्योरम एक जनरल थ्योरम, वो सारे नेटवर्क्स में अप्लाई हो सकता है। उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, व्हीटस्टोन में लगे हैं, जैसे भी लगे हैं।
अगर उस कंप्लीट नेटवर्क में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, तो उसको हम हमेशा एक बैटरी और एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा? कैपेसिटर होगा तो हमें कैपेसिटेंस भी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी लगानी पड़ेगी। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम वहां पे नहीं जा रहे। वो हमारे अभी, हमें सिर्फ अभी ऐसे ही सर्किट, और उसमें भी अगर कैपेसिटर आता है, इंडक्टर आता है, तो तुम देखोगे कि डीसी सर्किट के लिए इनका बिहेवियर अलग है, एसी सर्किट के लिए बिहेवियर अलग है। अभी हम सिर्फ डीसी सर्किट डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारे सर्किट में ऐसी ही बैटरी होती है जिसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसको हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, लेकिन आगे तुम देखोगे कि सिर्फ ऐसे ही सोर्सेज नहीं होते हैं, एसी सोर्सेज होते हैं, साइन, जिसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू साइनसॉइडली वेरी करती है। ठीक है, टाइम के साथ ऐसे भी सोर्सेज होते हैं, पल्स सोर्सेज होते हैं, स्क्वायर वेव सोर्सेज होते हैं, सी सॉ सोर्सेज होते हैं। तो उन पर हम अभी, एक्सपोनेंशियल सोर्सेज होते हैं, उनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं। अभी हम सिर्फ ऐसे सर्किट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा फिक्स है टाइम के साथ, वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अगर होगी तो क्या होगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी सिर्फ फोकस करो ऐसे सर्किट्स में जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज वाली बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बाकी बाद में आएगा, वो आसानी से समझ जाओगे जब वो टॉपिक्स डिस्कस होंगे तो। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ लो। अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, करंट कैसे कैलकुलेट किया, ये तुम्हारे पास ऐसा सर्किट है, इसमें करंट सॉल्व कर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये ऐसे करके बैटरी है। ठीक है, यही सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें करंट कितना पास करेगा नहीं निकाल सकते हो, है ना। ये 10 इधर है, ये 5 इधर है, तो इन दोनों को मिला करके तुम मान सकते हो नेट वोल्टेज 5 है और नेट रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 2 4 ओम। तो ये करंट पास करेगा 5/4। ठीक है, इसका फायदा क्या हो सकता है तुम्हें, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने तुम्हें सॉरी, जब आरसी सर्किट्स हमने डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने स्पेशली बताया था कि सर्किट्स तो कैसे भी तुम बना सकते हो, उसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं। तो हर कैपेसिटर पे चार्ज किस तरह से, टाइम के साथ चार्ज किस तरह से स्टोर हो रहा होगा, हर कैपेसिटर पे अलग अलग हो सकता है। ठीक, ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज्यादा कैपेसिटर है। ठीक, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इमीडिएटली हर कैपेसिटर पे फुल चार्ज तो नहीं आएगा ना, तो हर कैपेसिटर पे चार्ज आने में टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अच्छी बात यह है तुम्हारे कोर्स में सिर्फ सिंगल रेजिस्टर और सिंगल कैपेसिटर वाले आरसी सर्किट्स हैं, और ऐसे सर्किट के लिए तुम सर्किट को देख करके ही करंट और चार्ज की वैल्यू एट एनी टाइम लिख सकते हो। ठीक है, ओके। लेकिन ये तुम्हारे पास ऐसा अगर सर्किट है ना कि एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, t=0 पर स्विच को क्लोज किया, ठीक है, और चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो ये तुम कर सकते हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन मान लो तुम्हें कोई ऐसा सर्किट दिया गया है, कुछ इस तरह का सर्किट है, सर्किट कुछ इस तरह का है, थोड़ा देखो इसको। ये कुछ ऐसा सर्किट है, ये है हमारा सर्किट। यहाँ पे लगी हुई है एक बैटरी, और यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच। ठीक है, रेजिस्टेंस सारी गिवन है, मान लो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, और कैपेसिटेंस दी गई है, कैपेसिटेंस दी गई है लेट्स से 1 माइक्रोफैराड, सिंपल लगता है। और बैटरी की वोल्टेज कुछ भी मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है।
क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्वियसली ये आरसी सर्किट है, सिंगल रेजिस्टर बैटरी वाला सर्किट नहीं, लेकिन और इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें वो जो हमने सिंगल रेजिस्टर कैपेसिटर वाला एक्सप्रेशन निकाला था वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ये बताओ कि कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, या ये पूछा जाता है कि कैपेसिटर के चार्ज होने का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट किसी भी कैपेसिटर के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का सिग्निफिकेंट पैरामीटर होता है, वो बताता है कि कैपेसिटर कितना फास्ट या स्लो चार्ज होगा, ठीक है। और हमें इतना पता है कि अगर सिर्फ एक रेजिस्टर और कैपेसिटर है तब तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी के इक्वल होती है। ऑब्वियसली जैसे स्विच को क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कुछ करंट पास करेगा और इसमें से कुछ करंट पास करेगा, और ये करंट, इनमें जो करंट्स होगा वो वैरी कर रहा होगा, है ना, टाइम के साथ, और इस पे कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज आएगा। फुल चार्ज आने के बाद हमें पता है कि हर ब्रांच में करंट क्या होगा, है ना, मतलब टी इक्वल 0 पर और स्टेडी स्टेट पे तो हम करंट चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी जनरल टाइम पे चार्ज क्या होगा, करंट क्या होगा, कैलकुलेट करने के लिए अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वो है केसीएल केवीएल लिखो और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। और इस बार पहले तो तुम्हारे पास एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी क्योंकि एक ही ब्रांच था, तो यहाँ पे एक से ज्यादा इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो केसीएल केवीएल से, हर ब्रांच में करंट चार्ज की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर पे किसी भी टी टाइम पे कितना चार्ज आएगा, ये कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, वो तुम डायरेक्टली भी बता सकते हो अगर तुम्हें थेवेनिन्स थ्योरम पता है तो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इसमें पूछा गया था कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये, हालांकि ये जो नेटवर्क है इसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स है, लेकिन अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस जो ये पूरा नेटवर्क है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम रिप्लेस, अगर इस पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस कर देते हैं एक रेजिस्टर से और एक बैटरी से, तो फिर हमारे सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टर रहेगा, एक ही कैपेसिटर रहेगा। और अगर एक ही रेजिस्टर कैपेसिटर है तो फिर चार्ज की वैल्यू, टाइम करंट की वैल्यू हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस ए और बी के बीच में जो कंप्लीट नेटवर्क है रेजिस्टर और बैटरी का, एक से ज्यादा भी बैटरी होती तब भी हम ये काम कर सकते थे, तभी कर सकते हो जब तुम्हें थेवेनिन्स थ्योरम पता है, ठीक है। वरना तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक, केसीएल केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा जो कि थोड़ा लेंदी होगा। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि जो भी रिजल्ट तुम थेवेनिन्स थ्योरम से निकाल रहे हो उसको तुम एक बार कोशिश करो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। या लास्ट पिछली क्लास में हमने कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए तो करंट की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लास में सॉल्व करके निकाला, ठीक है। लेकिन जो डिस्चार्जिंग सर्किट था ना, तुम्हें याद होगा कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग सर्किट था जिसमें कैपेसिटर पे पहले स्टार्टिंग में कुछ चार्ज था और वो रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए चार्ज और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली लिख रहे थे लॉजिक से, मैंने समझाया था कि कैसे लिख सकते हैं बिना, लेकिन स्ट्रिक्टली ये सजेस्ट किया जा रहा है कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखो और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सेम रिजल्ट निकालो और वेरीफाई करो, ये करना जरूरी है, ठीक है। तभी तुम्हें जो डायरेक्ट रिजल्ट्स है ना वो अप्लाई करने में तुम कंफर्टेबल हो पाओगे, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। जहां पर भी मैं डेरिवेशन का एक पार्ट छोड़ देता हूँ वो तुम्हें खुद से जाके प्रैक्टिस करना, और जो डेरिवेशन मैंने खुद किया है उसको भी घर पे खुद से अपने से बिना देखे हुए ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए और बी के बीच में जो नेटवर्क है ना उसको रिप्लेस करते हैं सिंगल रेजिस्टर से और सिंगल सेल से, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कितनी होगी और थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा बताओ। कैपेसिटर तो वैसे ही रखा हुआ है, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा।
थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। अगर हम 10 वोल्ट को यूं शॉर्ट कर देते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो ये 1 और 1 पैरेलल में आ जाएंगे, हाफ, और हाफ और 1 सीरीज में आ जाएगा 3/2। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 3/2 के इक्वल। थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3/2 ओम। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम खुद से ट्राई करना, बस मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ए और बी के बीच में वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज होगा, और इनके बीच में वोल्टेज कितना होगा पता है? 5 वोल्ट होगा। ठीक है, ए और बी को ओपन कर देना है, और फिर तुम्हें, चलो ये क्योंकि तुम लोग बहुत नए नए हो थेवेनिन्स थ्योरम से, तो मैं एक बार थेवेनिन वोल्टेज फिर से तुम्हें सामने निकाल ले रहा हूँ। ये सर्किट कुछ हमारा ऐसा है, ठीक, इसको देखना, ठीक, जहाँ पे कुछ डाउट होगा ना तुम लोग पूछना। ये हमारा सर्किट है, और यहाँ पे बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, और ए और बी इनके बीच में हमें वोल्टेज निकालना है। तो जब ए और बी को हम ओपन सर्किट मानेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो करंट पास करेगा ना इस पार्ट ऑफ सर्किट में, वो कुछ ऐसे पास करेगा, इसी इसी लूप में पास करेगा। यहाँ पे कोई करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्टेड है ना। ठीक है, और कितना करंट पास करेगा? ये 1 ओम था, ये 1 ओम था, है ना, और ये 10 वोल्ट था। ठीक है, तो करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर होगी। ठीक है, 10/2। और फिर ए और बी के बीच में वोल्टेज का मतलब है इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। ए से बी ट्रैवल करो, चाहे ऐसे ट्रैवल करो या ऐसे ट्रैवल करो। और 1 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखना है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये करंट तुम नहीं भी कैलकुलेट करते, तुम सोचते कि ए और बी के बीच में उतना ही वोल्टेज होगा जितना ए डैश और बी के बीच में होगा, और ए डैश और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा वो उतना ही होगा जितना 1 ओम के अक्रॉस वोल्ट। तो यहाँ पे दो ही रेजिस्टर है, 1 और 1, दोनों में टोटल ड्रॉप होना है 10 वोल्ट का। तो किसी एक रेजिस्टर में कितना ड्रॉप होगा? उसका आधा होगा, है ना। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो खुद बाद में वीडियो देख करके तुम लोग इसको, जो मेथड बताया है उसको तुम खुद से अपने लेवल पे अप्लाई करके ये सारे रिजल्ट्स वेरीफाई करो। तो तुम देख सकते हो ये जो पूरा सर्किट दिया गया था फिर से एक सिंगल आरसी सर्किट बन गया है। इसके लिए हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी अब? आरसी के इक्वल ये होगा 3/2 माइक्रो सेकेंड के इक्वल। और अगर तुम्हें पूछा जाए चार्ज कितना होगा, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा जरा बताओ? CV which is 5 माइक्रो एंड क्योंकि ये चार्जिंग सर्किट है 1 - e⁻t/टाउ की वैल्यू है 3/2 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इसको 3/2 तुम लिख सकते हो, ये लिखोगे 2t/3 तो 10⁻6, 10⁻6 ऊपर जाएगा, और ये 5 ये माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे 10⁻6, ये तुम्हारा आंसर होगा। कूलम्स, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं थेवेनिन थ्योरम से, तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब पूछो तुम लोग थोड़ा पहले फिर मैं बाकी जो 2 पॉइंट्स है उसको बताता हूँ 5 मिनट में। आज की क्लास में वैसे हम लोग वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि तुम्हारे कोर्स का पार्ट है नहीं ज्यादा, लेकिन ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी नॉर्मल मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर का रेंज ज्यादा नहीं है तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, ये रिलेशनशिप लिखने से पहले मैं थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट याद दिला देता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कोई एल लेंथ की रॉड है, ठीक है,
अब इसके लिए जो चेंज इन लेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, वो कितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, और चेंज इन लेंथ की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये समझाया था ना कि अगर डबल लेंथ लेंगे तो सेम टेम्परेचर चेंज की वजह से पहले में जितना लेंथ इंक्रीज करेगा दूसरे में इंक्रीज करेगा, तो अगर लेंथ डबल होगी तो चेंज इन लेंथ भी डबल होगा सेम टेम्परेचर राइज पर। ये था लीनियर एक्सपेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम बोल रहे थे डेल्टा जो चेंज इन लेंथ है वो एल डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, तो मटेरियल वाला जो फैक्टर है वो इंक्लूड करने के लिए हम ये लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा इसमें एक चीज और बताई थी, अब पता नहीं है क्लास में से कितने लोगों को तुम्हें याद है, वहां पे मैंने बताया था कि चेंज इन लेंथ की वैल्यू 100% प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ पर। कि लेंथ डबल होगा तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू भी हमेशा डबल होगी। मतलब मान लो 1 मीटर की रॉड है, ठीक, 1 मीटर की रॉड है, उसको मान लो तुम हीटर पे रखते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, रॉड एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपेंशन 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 2 मीटर की रॉड होती तो 2 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आता है, ये तो 100% लॉजिक से तुम बोल सकते हो। लेकिन चेंज इन लेंथ की वैल्यू टेम्परेचर टेम्परेचर राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम 100% नहीं बोल सकते, ये हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये रिलेशनशिप ना, मतलब चेंज इन लेंथ की वैल्यू टेम्परेचर राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इसमें और भी टर्म्स होते हैं, सम हायर ऑर्डर के, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो हायर ऑर्डर वाले जो टर्म्स है वो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा अमाउंट से नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर टेम्परेचर को बहुत कम अमाउंट से अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि हम लोग कैलकुलेशन में 0 से 100 का रेंज ले लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत वैलिड नहीं। लेकिन 10 डिग्री तक बढ़ा रहे हो तो केल्विन में तुम सोचोगे कि टेम्परेचर केल्विन के अकॉर्डिंग 273 में 10 डिग्री वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर बहुत 5 डिग्री 10 डिग्री का वेरिएशन है टेम्परेचर का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है वो टेम्परेचर राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज डबल होगा तो चेंज इन लेंथ भी डबल होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए भी बिल्कुल सिमिलर लॉजिक पर तुम सोचोगे कोई हमें मटेरियल दिया गया है इस तरह का, और उसके लिए रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हीटर पे रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो हमें पता ही, पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो हम बोलेंगे ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगी, और किस पे, टेम्परेचर राइज पे डिपेंड करेगी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली ओरिजिनल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर राइज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, सॉरी हाँ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे लगाते हैं, और वो कहलाता है, क्या कहलाता है ये, वैसे इसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, अल्फा यूज करते हैं, कुछ और यूज करते हैं। ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितने ओम से चेंज हुई, कितने यूनिट से चेंज हुई, वो ऐसे पता चलेगा। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितनी थी, टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, और उस मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है। तो ये अगर चेंज इन रेजिस्टेंस है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इसको लिखेंगे R प्लस डेल्टा। ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इससे बहुत सिंपल क्वेश्चंस जैसे लीनियर एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते थे वैसे आ सकते हैं, क्योंकि तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप हमने डेल्टा आर अपॉन आर के लिए लाया है, डेल्टा अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से तुम देख सकते हो, ये अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। बिल्कुल सेम रिलेशनशिप रेजिस्टिविटी के लिए भी ट्रू होगी,
ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है। कोई भी मटेरियल होगा, जितना परसेंट रेजिस्टिविटी चेंज होगी उतना ही परसेंट रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्योंकि ठीक, अगर हम रेजिस्टेंस जो है ना वो रो एल अपॉन ए के इक्वल होगा। अगर हम लेंथ और एरिया को इग्नोर कर रहे हैं, लेंथ और एरिया नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो लेंथ और एरिया का जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो या फिर इंडिपेंडेंटली भी तुम जैसे चेंज इन रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालो, वैसे ही चेंज इन रेजिस्टिविटी का भी रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ सेम लिख सकते हो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। और ये जो कलर कोड वाला है, इसमें कोई भी रेजिस्टर होता है उस पे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो हमें नहीं दिखेगी। बहुत छोटा सा रेजिस्टर होता है, वो तुम्हारे नेल के साइज का होता है, बहुत इतना सा छोटा होता है। तो हमें लैब में बहुत सारे रेजिस्टर्स रखे होते हैं, हमें सर्किट में उन रेजिस्टर्स को यूज करना है। तो तुम्हें बोला जाए 2 ओम का रेजिस्टर निकाल के लाओ, या फिर 100 का या 1000 का ओम का रेजिस्टर निकाल करके लाओ, तो कैसे निकालेंगे? तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी तब तो बहुत मुश्किल होगा, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कलर लगा देते हैं। ठीक, इस तरह से कलर लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। और कलर लगाने के लिए ना हम 4 बैंड्स बनाते हैं। मान लो पहले को हमने येलो कर दिया, दूसरे को ऐसा ब्लू कर दिया, ठीक, कोई भी 4 कलर। और ये जो कलर है ना, इसमें छिपी होती है सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इस तरह से मान लो तुम्हारे पास, मान लो पहला ब्लैक है, इसके बीच में कहीं डाल देता हूँ, चलिए ब्लैक ब्लैक डालू, यानी मेरे पास यही 4 कलर है ऐसे में जूम में। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हर कलर के लिए पहले से ना कुछ डिजिट असाइन होता है। तो अगर हमें हर कलर के लिए डिजिट की वैल्यू पता है तो हम इनको देख करके ना इनको मतलब कलर को देख करके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता सकते हैं। डिजिट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए ये हम लोग जब पढ़े थे अपने टाइम में तो ये निमोनिक याद कराया था टीचर ने, अभी भी मुझे लकीली याद है। ये ऐसे याद कराया था कि ये बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद क्या है, हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो अब ये जैसे अगर ये सीक्वेंस मतलब याद है तुम्हें, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये तो डिजिट्स के लिए हो गए। और ये सिर्फ टॉलरेंस के लिए यूज होता है, तो इसको अभी ये समझ में आएगा टॉलरेंस क्या है। ये होता है 5 10 और 20%। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मान लो इस तरह का कलर कोड रेजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है, उसका पहला वाला जो बैंड है वो येलो कलर का है, ठीक है, और दूसरा वाला जो बैंड है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, और तीसरा वाला जो बैंड है लेटेस्ट से ग्रे कलर का है। ग्रे मैं बना पा रहा हूँ या नहीं, चलो देखते हैं। ये ग्रे है मान लो, ठीक है, ग्रे कलर का है, ठीक है, और चौथा जो है वो गोल्डन है, मान लो गोल्डन है, ठीक है। ये है, ये येलो है, ये ग्रीन है, और ये ग्रे है, और ये है ये क्या है, गोल्डन। तो हमेशा कलर कोडेड रजिस्टर को एनकोड करने के लिए हम 4 कलर्स का यूज करते हैं। हमेशा इसमें से जो पहले 2 कलर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो डिजिट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, येलो के करस्पॉन्डिंग बताओ नंबर क्या है,
येलो का मतलब 4 है, तो पहला डिजिट 4 होगा, दूसरा डिजिट क्या होगा, ग्रीन के करेस्पॉन्डिंग 5 होगा, और जो तीसरा डिजिट है यहाँ पे ग्रे, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। 10 रेज टू पावर जो होगी ना, वो थर्ड कलर है, तो ग्रे कहाँ पर आता है। अब यहाँ पे 3 जी है, तो उसमें नहीं 2 जी है, तो पहला जो जी है ये ग्रीन है और दूसरा ग्रे है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इसमें ब्लैक भी बहुत, बी भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें पहला वाला ये ब्लैक होता है, फिर ब्राउन होता है, और थर्ड वाला जो बी है ये ब्लू है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए। कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि जो सबसे ज्यादा डार्क है वो लेफ्ट में है, और जो लाइट चलते जाते हैं तो वो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो 10 का मल्टीप्लायर क्या आएगा, ग्रे का मतलब है 8, 10⁻8। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, लेकिन किसी भी रेजिस्टर की अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, है ना, मेजर करने में। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें एरर कितना होगा, तो वो जो एरर है ना, वो लास्ट वाला कलर हमें बताता है। ठीक है, टॉलरेंस लेवल उसको हम बोलते हैं। तो उसमें अगर गोल्ड है तो 5% एरर है, सिल्वर है, अगर लास्ट कलर सिल्वर है तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% का एरर। यहाँ पे गोल्ड है, इसका मतलब 5%। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी, कलर को देख करके तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बताने की जरूरत थोड़ी थी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।